नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ में जो रिव्यू के बेसिस पे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके रिव्यू के बेसिस पे हम आपके लिए आज फिर 20 ऐसे संभावित प्रश्नों के साथ आपके सामने हैं जो एसएससी जीडी के नेक्स्ट शिफ्ट के किसी भी पेपर में आपको उस पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है पेपर में वो टाइम मैनेजमेंट की आ रही है, तो इसलिए मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत टाइम टेकन सेक्शन है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी पे देना है कि मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आप जितना जल्दी कंप्लीट कर लेंगे उतना प्रॉपर टाइम आप अपने बाकी सेक्शंस के लिए मैनेज कर पाएंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपाती और 5 और 3 के मध्य के तृतीयानुपाती का अंतर ज्ञात कीजिए। पहला ही क्वेश्चन अनुपात समानुपात से है और देख लीजिए, इसको बड़े आराम से करने की जरूरत है। क्या है कि मध्यानुपाती, आपको पता है मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट, इसका दोनों का मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो अंडर रूट ए इंटू बी, 1.8 इंटू 3.2। इसको अगर आप ऐसे लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 18 गुणित 32 बटा 100, दोनों दशमलव खत्म। 18 में से 9 मिल जाएगा आपको, 16, 32 में से 16 मिल जाएगा। 18 में से 9 का रूट निकाल लेंगे आपको 3 बन जाएगा, ठीक। और 32 में से 16 का निकाल लेंगे तो 4 और फिर 1 2 और बटे 10, नहीं 4 थे यहीं, 12 दूनी 24, 2.4। ये क्या है, ये मध्यानुपाती है। तृतीयानुपाती कह रहा है, 5 और 3 का तृतीयानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती होता है b² बाई a। इसका मतलब है कि 9/5, ये मतलब हो गया आपका 5/6 1.8। दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो कितना हो गया डिफरेंस, 0.0, डिफरेंस इज इक्वल टू 0.6। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 8, 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 5,550 रुपये प्राप्त होता है। प्राप्त राशि में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा कि अभी तक आता था कि काम कितने दिन में पूरा होगा, क्या होगा। अब क्या क्वेश्चन बन रहा है कि आप मजदूरी कैसे देंगे उनको। तो मजदूरी कैसे दी जाती है, उनकी क्षमता, कार्य क्षमता के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। जैसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 8 दिन में कर पाता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर पाता है और सी उसी काम को 12 दिन में कर पाता है। एलसीएम कितना हो गया, 7। एलसीएम हो गया आपका 180, इसका एलसीएम हो जाएगा 120, 120। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक दिन का काम कितना हो गया, ए का एक दिन का काम हो गया 15, 12 और 10, राइट ना। अब इसी अनुपात में ये जो काम करने का अनुपात है, प्रतिदिन के काम का अनुपात, यही मजदूरी का अनुपात होगा। मजदूरी का अनुपात हो गया 15 संबंधे 12 संबंधे 10, तो 15 10 25 10 35 2 37, 37 भाग बराबर हो गया आपके, 37 भाग बराबर हो गया 5 5 5 0। तो कह रहा है कि किसका हिस्सा पूछ रहा है आपसे, बी का। तो बी 12 है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 5 0 बाई 37 इंटू 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये कट रहा है आपका 150 और 15 पर हम 180 और एक 0 लग जाएगा इसके साथ, तो 1800। ये सी ऑप्शन करेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ तक कर पाएंगे ना। आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। अगला सवाल है, आसान सा सवाल है कि एक ट्रेन 76 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। अगर वह 36 सेकंड में एक पोल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है। आपको पता ही है, ट्रेन जब किसी पोल को, व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। घबराइएगा नहीं आप लोग, 26 जनवरी से हम आपके लिए चैप्टर वाइज कंटेंट लेके आ रहे हैं, जहां एक एक चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग बैठकर और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे। दूरी बराबर कितना हो गया, 4 गुणित समय,
चाल क्या है? चाल है 72 किमी प्रति घंटा। 76 है, सॉरी 76 है, 70 इसको काट ही देते हैं, 76 इंटू कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, 5/18 और समय कितना है 36 सेकंड। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 760 मीटर ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, कैलकुलेशंस का, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बोर्ड मास का, ये आपको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, राइट, कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको दे देता हूँ, इसका आंसर 3 है, इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिधि, एक वृत्त के परिधि और उसके व्यास में 60 सेमी का अंतर है। कितने का अंतर है? 60 सेमी का अंतर है, या 60 सेमी अधिक है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, आपको क्षेत्रफल के लिए आर चाहिए, पाई आर स्क्वायर। आर के अलावा कुछ भी, किसी भी चीज की कोई जरूरत आपको नहीं है। कह रहा है वृत्त का परिधि 2 पाई आर और व्यास 2r का डिफरेंस कितना है भाई? 60। यानी अगर हम यहाँ से 2r कॉमन ले लें, 2r कॉमन हो जाएगा, तो पाई का मतलब 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 60। तो 2r ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू r इंटू 15/7, 15/7 बराबर 30। तो यहाँ से मिल गया r बराबर 14। जब मैं आपको मेंसुरेशन बताऊंगा तो आपको सीधा, उस समय मैं आपको चैप्टर वाइज जब कंटेंट हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ बताएंगे सीधा कि आप कैसे सीधे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर त्रिज्या 14 है तो क्षेत्रफल आएगा आपका 616 वर्ग सेमी, राइट। निकाल लीजिए आप यहाँ पे, लेकिन इसका ट्रिक है वो हम आपको चैप्टर वाइज जब डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे आपसे बात करेंगे उस बारे में, और वो ट्रिक आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा 616 सेमी स्क्वायर। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और 6.6% का लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार क्रय मूल्य में कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस प्रकार क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो बहुत आराम से क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। इसका तो एक फार्मूला भी है आपके पास, पता है ना, सीपी एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है, सीपी और एमपी, सीपी और एमपी। सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। यही है मामला। तो डिस्काउंट कितना? 18%, तो 100 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 18 82, और 100 प्लस पी यानी 106.6, राइट ना। अब कह रहा है कि इसका अंतर आप देख लो, ठीक, इसका अंतर हो जाएगा 24.6, और अब आपको कह रहा है कि 24.6 डिफरेंस हो गया, यानी ये अंकित मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या निर्धारित करेंगे, इसको आप देख लीजिए कि 82, ठीक है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना हो जाएगा? 24.6/82 इंटू 100, राइट ना। तो ये बराबर आ जाएगा आपको कितना? सॉल्व करने पे आ जाएगा 30%, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। एक शंकु और एक बेलन के आयतन का अनुपात 8:9 है और उसकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? सवाल पूरा नहीं है, मैं कर दे रहा हूँ आपको, सवाल फिर से पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए कि एक शंकु और एक बेलन के आयतन का अनुपात 8:9 है और उसकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आसान सा सवाल, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि शंकु है और बेलन है, तो
तो शंकु और बेलन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये R1 मान लो, इसको H1 मान लो, ये R2 मान लो और ये H2 मान लो। ये बराबर है आपको 8/9, कोई तकलीफ नहीं है, ये 8/9 है, कन्फर्म है। तो अब क्या कह रहा है कि पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे H1 H2 भी पता है आपको, तो 1/3 R1 स्क्वायर इंटू H2 बाई R2 स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 8/9। राइट ना, इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1, यानी R1 अगर R2 की बात करेंगे तो R1/R2 मिल जाएगा आपको 2:1, 2/1, या यूँ कह सकते हैं आप कि R1 R2 इज इक्वल टू 2:1। राइट ना, 2:1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई समस्या? ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है ये, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पे सवाल है, नंबर सिस्टम का चैप्टर का है ये, डिविजिबिलिटी टेस्ट का सवाल है। कह रहा है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x, देखिए संख्या क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा पढ़ने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं कि संख्या है 5x4 2 3y अगर 88 से डिविजिबल है, मतलब 88 से डिविजिबल है, तो कह रहा है कि 5x माइनस 8y का वैल्यू क्या होगा। सिंपल। अब मुझे एक बात बताइए कि 88 से विभाज्य कोई संख्या अगर 88 से विभाज्य है तो इसका सीधा मतलब है कि वो 11 से और 8 से दोनों से सेपरेटली डिविजिबल होगी। अब अगर हम बात करें कि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। जैसा देखें 2 3y भाग दो 8 से नहीं, तो 8 दूनी 16, कितना बचा? 4 3 7। अब यहाँ पे y उतारोगे, एक रखोगे तब भी 8 से नहीं कटेगा, 2 रखोगे तो 8 से 8 9 72 कट जाएगा, यानी एक y का वैल्यू 2 पता चला। अब 72 के बाद कोई वैल्यू नहीं है इस लाइन में, क्योंकि 8 से कटना है, तो 72 8 80, 0 आएगा और 0 7 के साथ नहीं 8 के साथ आएगा, यानी y की वैल्यू 2 होगी। ये फिक्स हो गया, ये y 2 होगा तभी ये 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इस y के जगह पे अगर ये 2 हो जाएगा यानी 72 हो जाएगा तभी ये कटेगा, तो y की वैल्यू तो हमको पता चल गई। अब देख लीजिए, अब संख्या क्या हो गई अपने पास संख्या हो गई 5x 4 2 3 2, y की वैल्यू 2। अब 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य कोई संख्या है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो देख लीजिए विषम स्थान पे क्या है, 5 है प्लस 4 है और प्लस 3 है, तो 5 4 9 3 12। और सम स्थान पे क्या है, x है प्लस 2 है और प्लस 2 है 4 है। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, x प्लस 2 प्लस 2, यानी x प्लस 4। और अगर हम घटाना चाहें इसको 11 से विभाज्य होने के लिए तो x का अधिकतम मान क्या रख सकते हैं भाई, कोई भी डिजिट कितना हो सकता है, कोई भी डिजिट 0 से 9 के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसा क्या रख दें, ये 12 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 8 रख दें, अगर हम x की वैल्यू 8 रख दें तो ये 8 4 12 हो जाएगा और इसका डिफरेंस 0 मिल जाएगा, यानी हमको x भी मिल गया, x कितना मिल गया 8। अब आपको 5x माइनस 8y निकाल लेंगे, अब 5x माइनस 8y। आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। अब देख लो 8 पंजे 40 और माइनस 8 दूनी 16, कितना हो गया, 40 में से 16 जाएगा तो 24 24। क्लियर है, यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं है ना, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखें, आगे सवाल क्या हो जाएगा, आगे सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। किसी संख्या
और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है, यानी 2 तिहाई 228 है। भाई एक तिहाई एक कोई संख्या पूरा एक और उसका एक तिहाई, इसमें से निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। तो 2/3 इज इक्वल टू 228, या एक बराबर अगर करेंगे इसको तो 114, या 3 कर देंगे तो 342, और इसका 20% यानी बटा 5, तो कितना हो गया 5 36, 5 36 4 5 8 40, 5 36 5 8 ये 4 8 6 8 मिल रहा है ना यहाँ, बस ए ऑप्शन सही है, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का सूची मूल्य 7600 रुपए था। किसी वस्तु का सूची मूल्य 7600 रुपए था और इस पर 10% की छूट प्रदान की गई। इस प्रकार इस पर और कितनी छूट दी जाए जिसका इसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 रुपए हो जाए। ध्यान से समझिएगा, सॉरी ध्यान से समझिएगा, कहां पे मैं बात कर रहा था, इस सवाल पे बात कर रहा था। ठीक है, एक वस्तु का सूची मूल्य 7600 रुपए है, इस पर 10% आप डिस्काउंट ऑफर कर दे रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो मिल कितना रहा है आपको, ये हो गया 7600 और इसका 90% आपको लेना है, यानी 00 कैंसिल हो गया, ये कट के कितना आ गया, ये आ जाएगा 6840। इतनी बात में कोई तकलीफ है, 6840 तक में कोई तकलीफ। अब क्या कह रहा है, बेचा कितने, पहले कितना मूल्य था 7600, अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया आपका 7600 से नहीं मतलब है, 7600 का 90% लिए जवाब तो क्या मिला 6840, और अभी आपको लेना कितना है 5000, कह रहा है कितना कम कर दिया जाए कि 5814 हो जाए, तो इस दोनों का डिफरेंस हो गया 1026, सॉरी। अब ये 1026 जो है 1026 ये डिस्काउंट किस पे मिलेगा, इस वाले पे मिलेगा 6840 पे, तो 1026 6840 का क्या परसेंट है, बस 68 है, ये 68 ना, यही आपको देखना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 15%। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का सूची मूल्य 7600 रुपए है, इस पर 10% की छूट दिया तो 90% लिया तो 6840 हो गया। कह रहा है कि इसमें कितनी और छूट दी जाएगी, दूसरा डिस्काउंट कितना होगा कि मूल्य 5814 हो जाएगा, तो 6840 में कितना छोड़ दें कि 5814 हो जाए, 1026 रुपया छोड़ना पड़ेगा, और ये किसके सापेक्ष छूटेगा 6840 के सापेक्ष, तो 1026 6840 का कितना परसेंट है, तो 15%। क्लियर है, यानी जो दूसरी छूट होगी वो कितने परसेंट की होगी, दूसरा डिस्काउंट क्या होगा 15% का होगा। कोई तकलीफ नहीं ना यहाँ पर, आगे बढ़िए। कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 32 गुनी 2 की पावर 5 25 साल बिना पेन पेपर, राइट ना, कर लेंगे आप, ठीक है, बिना पेन पेपर कर लेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, करके भी बता देता हूं आपको। ये क्या है, कह रहा है कि 5 साल लग जाते हैं दोगुना होने में, 2 टाइम्स, 32 होना है, 32 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 5 टाइम, इसी 5 को यहाँ के 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 साल। यही ट्रिक है इसका, 25 ईयर में ये 32 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 944 रुपए के कर्ज को 12% साधारण ब्याज की दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, प्रत्येक किस्त की राशि होगी। साधारण ब्याज की किस्त किसका सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 9400 रुपए का कर्ज हो जाता है तो उस कर्ज को 12% साधारण ब्याज की दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जा रहा है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है, 4 वर्ष बाद कोई राशि 944 हो जाती है। अगर इसको 12% वार्षिक से चुकता करना तो साधारण ब्याज का जितना किस्त होता है, पहला किस्त 100, दूसरा 112, तीसरा 124, चौथा 136, और ये बराबर हो जाता है सब जुड़ के हो जाता है 944।
ठीक है, ये सब जोड़ लिया आपने तो ये आ गया 472, 472 बराबर 944, तो 100 बराबर 944 बटा 6, 472 गुणित 100, 2 बार कट जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 200। कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट ऐसे ही लगाते हैं, 100 जितना रेट दिया रहेगा, जितने इंस्टॉलमेंट तक जाना है बढ़ते जाएंगे, 100, 112, 124, 136, आगे देता तो 148 5 साल का होता, और होता तो 160, ऐसे बढ़ते जाते हैं। कर लेंगे, आ रहे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन अब ट्रेंड में आ रहे हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 2 और 60 है, यदि इन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सा सवाल है, देखते हैं। पहले तो आपको ये पता है कि अगर मौसा दिया हुआ है तो संख्याएं मानने में बड़ी आसानी हो जाती है। क्या हम हमेशा मौसा के मल्टीपल के फॉर्म में मान लेते हैं, तो मान लेते हैं जो नंबर है, जो संख्याएं हैं वो 2x हैं और 2y है। ठीक है, एलसीएम जब लोगे इसका एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम कितना आएगा दोस्त? एलसीएम आएगा 2xy और 2xy बराबर 60, तो xy बराबर 30। यहां तक कोई तकलीफ है? अब क्या कह रहा है कि इन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। अब ऐसी दो संख्या ढूंढो जिसका गुणनफल तो 30 हो लेकिन अंतर 14 आए, तो x माइनस वाई 30 ही करना है, x प्लस वाई 30 है और x माइनस वाई कितना है 14 है। ये तो सेट कर लोगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो एक संख्या कितनी हो जाएगी? एक संख्या हो जाएगी आपकी, अच्छा ये संख्या से यहां से क्या करना है आपको, 2x और 2y का डिफरेंस 14 आना चाहिए, राइट ना। तो ये यहां से आप इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करेंगे तो 2 और ब्रेक कर लेंगे तो 10, अगर हम कर ले 10 या 30 तो 10 दूनी 20 और 6, हाँ 10 और 3 में तोड़ लीजिए तो एक संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी 20 और ये कितनी हो जाएगी 6, हो जाएगा अंतर। ठीक है भाई, अंतर 14 आ जाएगा और 2xy ये हो गया। कह रहा है छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी है इसमें आपको दिख रहा है कि छोटी संख्या 6 है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ा जाए, देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि 18 मापनों का औसत 124 अंकित किया गया। चलिए ठीक है, बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानकों को 64 तथा 28 के स्थान पर 46 और 82 अंकित कर दिया गया। 18 मापनों का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। देख लीजिए क्या गड़बड़ी हुई थी, गड़बड़ी क्या हुई थी, गड़बड़ी ये हुई थी कि हमको योग में, हमने योग में ले लिया था 64 और 28, तो कितना हो गया 8 4 12 1 और 6 2 8 1 9 92। लेना कितना चाहिए था, अंकित किया गया। अच्छा सॉरी, दो मानकों 64 और 28 के स्थान पर 46 और 82 अंकित हो गया। चलिए हमने गलती से 46 और 82 लिख लिया, तो कितना हो गया 46 82, 6 2 8 और 8 4 12 128। ठीक है, अंतर कितना आ गया, 28 इधर और 8 उधर, 28 8 हो गया 36, कितना हो गया 36 का अंतर आ गया। 36 का अंतर यानी हमने 36 ज्यादा लिख लिया, हमने इतने के स्थान पर 128 होना चाहिए था योग में, हमने 92 ही जोड़ा, यानी 36 कम जोड़ा। और कितने संख्याएं हैं 18, यानी 36 और जोड़ना चाहिए था, और 18 संख्याओं में अगर 36 और जोड़ना चाहिए था तो औसत को 2 और बढ़ जाना चाहिए था। औसत बराबर योग बटे संख्या, तो पुराना औसत कह रहा है कि 124 अंकित किया ना गया, 124 अंकित किया गया। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। 18 मानकों का औसत 124 अंकित किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि मानों को 64 और 128 के स्थान पे, 64 और 128, 64 और 28 के स्थान पे, अच्छा 92 होना चाहिए था, हमने क्या लिख लिया 46 और 82 अंकित किया गया। 18 मानकों का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो हम ये दो क्या करेंगे, दो को घटा लेंगे ना, ये अंकित कर लिया था हमने, क्या ये अंकित कर लिया था 46 और 82, 128 करना हमको मामले था, 36 हमने अधिक अंकित कर लिया था, तो औसत 2 कम हो जाएगा, तो 124 में से 2 घटा देंगे तो 122, सही है औसत 122 हो जाएगा।
अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 60%, 60% का मतलब 3/5, किसी संख्या से 3/5 घटाते हैं तो 60 मिलता है। किसी संख्या से 3/5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 2/5, और 2/5 अगर 60 है, किसी संख्या का 2/5 60 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 100, सॉरी कह रहा है कि किसी संख्या का 60% में से 60 घटाया जाए। अच्छा, इसमें से 60 घटा भी रहे हैं, अच्छा यानी 2/5, ये तो 60% घटा दिया तो 2/5 बचा, में से 60 घटाते हैं तो 60 प्राप्त होता है, यानी 2/5 बराबर 120 हुआ, यानी ये करेगा 60 बार 6 पंजे 30, संख्या कितनी आ जाएगी, 300। कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे, 300 आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या के 60% में से, संख्या है, संख्या के 60, कोई संख्या मान लो 1 है, उसका 60% यानी 3/5 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2/5, और 2/5 में से, 2/5 में से हमको क्या घटाना है, 2/5 में से हमको 60 घटाना है, तो कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 60 घटाए तो 60 प्राप्त होते हैं, 2/5 बराबर हो गया 120, एक हो गया 60 हो गया, 6 पंजे 30, 1 बराबर 300 हो गया, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, किसी संख्या के 60 में से 60% घटाने पर चेक कर लेते हैं, मान लो संख्या कोई है 100, 60 घटा दिया तो 40%, 40% में से 60 घटा देंगे, 40% माइनस 60 इज इक्वल टू 60, तो यानी 40% बराबर कितना भैया, 120, 120, तो 100% 1 बराबर 4 बार, तो 100% कितना हो गया, 300, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दूसरे भी तरह से चेक कर लीजिए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कह रहा है कि 2279 को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 25% अधिक मिले और B को C से 25% कम मिले। A को B से 25% अधिक तथा B को C से 25% कम मिले। ध्यान दीजिएगा, इसका रेशियो बनाना पड़ेगा आपको। इसका रेशियो कैसे बनाते हैं देख लीजिए। कह रहा है कि मान लीजिए ये संख्याएं क्या है, A B C, 3 लोगों को बांटना है, तो कह रहा है कि B को C से 25% कम प्राप्त, B को C से 25% कम प्राप्त, यानी C को अगर 100 है तो B को 75 है, और A को B से 25% अधिक मिले, यानी 75 गुणित 125/100, यही ना, 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी 200, 3 बार करेंगे 375/4, 375/4, 75 और 100, यही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 375, तो 300 और 400, काट लीजिए, काटेंगे आप इसको तो कितना बन जाएगा, 400 है ना, 25 से ही कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, 12 और 16। अब इसको 15, 12, 16 को जोड़ देंगे तो 15 और 10 25, और 10 35, 35 8 43, 43 बराबर हो गया, 43 बराबर है आपके 22, 2279। तो पूछ क्या रहा है, C का हिस्सा 16 है, तो 16 है, तो ये आ जाएगा आप काट पीट के 848, ठीक है, कर लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत है तो देख लेते हैं, 1 मिनट। 16 निकालना है ना, तो 16 बराबर 2279/16 इंटू 3। अब देखो, अब इसको काट लेंगे आप, ठीक है, ये कटेगा 53 टाइम्स, 79 है ना, तो ये आपको सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 848, ठीक, ये ऑप्शन हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु पर 25% की छूट है तो लाभ 25% है, यदि छूट 10% हो तो लाभ कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु पर 25% छूट है तो लाभ भी 25% है, यदि छूट 25% से 10% कर दी जाए तो लाभ क्या होगा, यही सवाल है, सिंपल समझो। 3 चीजें हैं, CP है, SP है और MP है, ठीक है। अगर मान लो MP 100 है, मान लो CP 100 है, तो लाभ है 125%,
तो लाभ 25% है तो ये 125 हो जाएगा। और ये लाभ 25% कब है? जब 25% आप छोड़े हैं, यानी एमपी का 75% बराबर कितना है? 125 के। तो मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस हो जाएगा 100 बराबर 125 बटा 75 गुणित 100। कर लोगे ना भाई? 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100 और पैनी 500 बटा 3, 500 बटा 3 अंकित मूल्य है इसका, ठीक है। अगर सबको सिंपल कर दोगे तो ये अगर 500 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा, ठीक है ना, 300 हो जाएगा। 3 से सब में गुणा कर दिया, सही रेशियो बन गया। अब कह रहा है कि अगर 10% डिस्काउंट दे इस 500 पे, अगर आप इस 500 पे 10% डिस्काउंट देते हैं तो 50 रुपये छोड़ेंगे तो कितने में बेचेंगे? 450 में बेचेंगे। और ये वस्तु 300 के 300 की है। 300 की वस्तु अगर 450 यानी 150 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितना प्रॉफिट हो गया? 50% का प्रॉफिट हो गया। आसान सा सवाल है, टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, 25% के प्रॉफिट पे बेचा तो 125, लेकिन ये 125 कब है? जब 25% छूट दिया है। एंड डिस्काउंट ऑलवेज ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस। तो ये जो 125 है वो क्या है? अंकित मूल्य का 75% है। तो अंकित मूल्य कितना मिल गया? 500 बटा 3। 3 से सब में गुणा कर दिया तो सीपी 300 हो गया, एसपी 375 हो गया और 375 हो गया और एसपी कितना हो गया? एमपी कितना हो गया? 500 हो गया। अब 500 में 10% छोड़ोगे तो 450 में बेचोगे। 300 का सामान 450 में बेचोगे, 150 का प्रॉफिट होगा। 150 300 का कितना है? 50% है। सिंपल, खत्म बात। अगला सवाल ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंकर को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी टैंकर को खाली कर सकता है। 10 घंटे में खाली कर रहे हैं, तो तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? आसान सवाल है। दो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, एक नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसी को बना के सॉल्व कर लेना है। देख लेते हैं, ठीक है। क्या है? कह रहा है कि ए जो है, ए कितने में? 12 घंटा, बी कितने में? 15 घंटा और सी कितने में? सी 10 घंटा। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। ये 5, ये 4 और ये 6, यानी ये दोनों मिलके 5 4 9, ये दोनों प्लस है भैया, ये दोनों प्लस है, ये खाली कर रहा है। तो 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा 3, कितना? 60 बटा 3। 1 घंटे में 60 काम, 3 काम हो रहा है तो 60 काम करने में 20 घंटा लगेगा। डी ऑप्शन सही है, कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है पाइप टंकी के सवाल में। कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? तो सीधा सीधा है, कटौती करना है ना, कम करना है। तो 20 बटा 120 गुणे 100, 20 बटा 120 गुणे 100 कर लोगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना x अपन फॉर्मूला याद है ना यार, कम करना है तो x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, ठीक है। जब इसको चैप्टर डिस्कस करेंगे तो इसको एक दूसरे भी ट्रिक से सॉल्व करते हैं, वो देखेंगे बाद में। 20 बटा 120 गुणे 100 यानी 100/6, 100/6 का मतलब 16 छक्का 96 से 2 बटा 3%, ये हो गया डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 4/5 किमी की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी? 4/5 किमी की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी? समय बराबर दूरी बटा चाल, कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। उठा लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए। समय बराबर दूरी, चाल क्या है? 45 किमी प्रति घंटा। 45 को 5/18 से गुणा कर लेंगे आप तो 9 दूनी 18, 9 5 45, यानी चाल कितनी हो गई? 25/2। ये तो स्पीड हो गई, स्पीड। और ये कितना है? 1000 किलोमीटर है ना, 4/5 किलोमीटर। 4/5 किलोमीटर का मतलब क्या मीटर हो गया? 4/5 गुणित 1000, यानी ये 200, यानी कुल 800 मीटर। 800 मीटर। समय पूछा है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी 800, समय बराबर दूरी बटा चाल, 25/2 यानी 2 गुणित 25, और 25 से इसको काटेंगे 800 को तो कितनी बार कटेगा? 800 को काट दोगे आप 25 बार तो 4, 8 चौका 32, और 32 दूनी 64 सेकेंड, 32 दूनी 64 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। इस तरह से आज का सेशन यहाँ क्लोज होता है। और आपको
आपने एसएससी जीडी के जो ट्रेंड्स हैं उस पे टॉप 20 क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके रिवीजन करके जाइए एग्जाम में। इसी ट्रेंड्स के क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा जरूरत टाइम मैनेजमेंट की आपको मैथमेटिक्स में ही है, क्योंकि सबसे टाइम टेकिंग जो सेक्शन है वो यही है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।